अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एस्थमा। पल्मोनरी डिजीज़ जितनी भी हम डिजीज़ का कहते हैं जिसको वो हमारे पास दो किस्म की डिजीज़ होते हैं। डिजीज़ या तो वो होंगे जिसमें इन्हेलेशनल प्रॉब्लम होगी या एक्सहेलेशनल प्रॉब्लम होगी। तो इसी बेस पे जो लंग्स रिलेटेड डिजीज़ है उनको टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एस्थमा, दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, यानी इसमें प्रॉब्लम होती है विद द एक्सहेलेशन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अस्थमा। इससे पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में एक्चुअली फ़र्क जो है वो क्या होता है। तो पल्मोनरी डिजीज़, जिस तरह मैंने बता दिया कि इसको हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पल्मोनरी डिजीज़ का मतलब है कि विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लंग्स। इससे पहले हमने नेमोथोरेक्स और हेमोथोरेक्स डिस्कस किया था, तो दैट इज़ समथिंग नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली रिलेटेड टू द लंग्स। ठीक है, वो दूसरी काजेज़ हो सकती है, लेकिन कुछ डिजीज़ जो है वो डायरेक्टली लंग के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसको हमने टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में प्रॉब्लम होगी विद द एक्सहेलेशन। पेशेंट जो है वो सही तरह से एक्सहेल नहीं कर पाते, और इसका एग्जांपल है एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंकियोस्टेसिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं, ठीक है, और फिर उसको गैसेस एक्सचेंज के बाद जो वेस्ट गैसेस होते हैं उसको हम एक्सहेल करते हैं, तो उसी को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंड द एयरवे। ठीक है, और ये रेजिस्टेंट किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे में किसी भी पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से जो एक्सपायरेशन है वो नहीं कर सकते। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये पार्शली भी हो सकती है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम होते हैं वो इन द एक्सहेलेशन होते हैं। अच्छा, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ये एनाटॉमिकली एयरवे के नर्विंग से भी हो सकते हैं, और लॉस ऑफ द इलास्टिक रिकाइल फोर्स की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारा लंग जो एयरवे है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, और जब हम इनहेलेशन को ख़त्म कर देते हैं तो वो फिर वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं ड्यू टू द इलास्टिक रिकाइल फोर्स। तो जब वो इलास्टिक रिकाइल फोर्स उसमें ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी पोजीशन पे सही तरह से नहीं आती, उसमें जो मोमेंट है वो सही तरह से नहीं हो पाते। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ इसके अपोजिट है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो विद द इनहेलेशन होते हैं, हम सही तरह से सांस नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसका बेसिक वजह क्या है? रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा। जो एक्सपेंशन ऑफ द एल्वेलाई है, जो एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स है, वो सही तरह से नहीं होती, तो जो एयर हम इनहेल करना चाहते हैं उसके लिए स्पेस नहीं होता। ठीक है, तो दैट विल लीड टू द डिजीज़। तो हमारे पास जब हम इनहेलेशन सही तरह से नहीं होते, हम गैसेस सही तरह से इनहेल नहीं कर पाते, जो टोटल लंग कैपेसिटी होगा वो कम होगा, क्योंकि हम टाइडल वॉल्यूम कम ले रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अस्थमा रिलेटेड है, तो हम अस्थमा को ही डिस्कस करेंगे कि अस्थमा में बेसिकली होता क्या है। अस्थमा में दो चीज़ें जो है वो होते हैं, एक हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे होते हैं, और दूसरा नर्विंग ऑफ द एयरवे होती है, यानी ब्रोंकाइटिस होगा। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो एयरवे है वो नैरो हो जाते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, तो एयरवे हमारे पास एक तो नैरो होंगी, ठीक है, और दूसरा जो है वो इन्फ्लेम्ड भी होगा। इट इज़ मोस्ट कॉमन एमंग द चिल्ड्रन, स्पेशली जो 20 साल से पहले एज वाले लोग होते हैं, तो उसमें ये डिजीज़ मोस्ट कॉमन है। अब एस्थमा में क्या होगा? तो एस्थमा में हमारे पास इंटरमिटेंट एंड रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इंटरमिटेंट एंड रिवर्सिबल का मतलब यह है कि एक ख़ास पीरियड में हमारे पास जो एयरवे होगा वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, जिसकी वजह से अटैक ऑफ द एस्थमा होगा, और रिवर्सिबल मीन फॉर द सम टाइम होगा। ठीक है,
तो जब वो टाइम अपना अटैक टाइम गुजार लेता है तो ये वापस जो है एयरवे हमारे पास एक्सपेंड हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटरमिटेंट है विद द प्रॉपर एपिसोड आते हैं एंड रिवर्सिबल है, वापस रिवर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बता दिया तो इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन में जो प्रीडोमिनेंटली हमारे पास ल्यूकोसाइट इन्वॉल्व होगा वो इजिनोफिल होगा। ये याद रखिए, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि इजिनोफिल इज़ द प्राइमरी एंड प्रीडोमिनेंट leukocyte which involved in the airway inflammation in asthmatic patient। इसके अलावा ब्रोंकियल स्मूथ हाइपरट्रॉपी होगा, जिसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे हो सकते हैं, और जो एयरवे होगा वो हाइपर एक्टिव होगा, यानी जैसे थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन की वजह से वो रिएक्टिव हो सकता है, कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है, और म्यूकस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। आगे हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि किस तरह ये होता है। और रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म यानी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा लेकिन रिवर्सिबल होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल एयरवे को कंपेयर किया गया है विद द एस्थमेटिक पेशेंट एयरवे। तो नॉर्मल एयरवे आप लोग देख सकते हैं इसका ल्यूमेन जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें एयर के फ्लो बहुत आसानी के साथ होते हैं, जबकि एस्थमेटिक में आप लोग देख सकते हैं कि वो नैरो हो चुका है, ठीक है, और साथ ही म्यूकस भी उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका ल्यूमेन छोटा हो गया है साथ ही म्यूकस भी है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे टुवर्ड द एयर फ्लो। अब एस्थमा को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑनसेट, ठीक है। एक है हमारे पास एक्सट्रिंसिक और एटॉपिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि इसमें जो कॉजेटिव एजेंट होंगे, जो ट्रिगरिंग एजेंट होंगे वो बाहर से होंगे, और एटॉपिक का मतलब ये है कि वो लोग जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से उसको एलर्जी होते हैं, उसको हम एटॉपिक पीपल कहते हैं, तो उसी लोगों में ये होता है। इंट्रिंसिक और नॉन एटॉपिक जो है इसमें जो ट्रिगरिंग एजेंट होगा वो इंटरनल बॉडी से होगा। ऑक्यूपेशनल एस्थमा का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह की प्रोफेशन में से वाबस्ता हो जिसमें फ्यूम्स होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जेंस होते हैं, तो उनमें उसी वजह से जो एस्थमा होगा उसको हम ऑक्यूपेशनल एस्थमा कहेंगे, यानी उसकी प्रोफेशन की वजह से जो एस्थमा होगा। और कुछ ड्रग्स भी इस तरह है जो कि एस्थमा को ट्रिगर करते हैं, लाइक एस्पिरिन, एनसेड जो है वो, इसको हम फिर ड्रग इंड्यूस एस्थमा कहेंगे। तो आगे एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द एक्सट्रिंसिक और एटॉपिक एस्थमा। ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास चाइल्डहुड यानी 20 ईयर से पहले जो लोग होते हैं उसमें कॉमन है, और इसमें हमारे पास जो क्लासिकल टाइप 1 IgE मीडिएटेड रिएक्शंस होते हैं एलर्जी का, वो इसमें होते हैं। तो ये उसका भी एक क्लासिकल एक गुड एग्जांपल है। जिस तरह IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में रिएक्शन होता है तो एक्सट्रिंसिक या एटॉपिक एस्थमा में भी होता है वही रिएक्शन सेम। अच्छा, तो जब ये रिएक्शन हो जाते हैं तो पेशेंट की पर क्या जो इसका साइन सिम्टम है वो क्या होंगे, तो इसमें हमारे पास उस एलर्जिक राइनाइटिस होगा, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम उसको होगी, एक्जिमा होगा एंड अर्टिकेरिया। ये जो कंडीशन है वो पेशेंट में डेवलप होगी। अब इसके जो ट्रिगरिंग एजेंट हैं, जिस तरह मैंने बता दिया कि नाम से जाहिर है एक्सट्रिंसिक, तो वो बाहर की तरफ से आएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास डस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन भी हो सकते हैं स्पेशली इन द स्प्रिंग सीज़न, एनिमल की जो फुजलात है डेंडर्स वो भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह फूड भी हो सकते हैं जिससे बाज़ लोग जो है एलर्जिक होते हैं, तो वो फूड जब वो स्मेल करते हैं तो उसको एलर्जी होते हैं, और बाय सम इन्फेक्शन। इसमें जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगा पेशेंट का ऑफ द एटॉपी, तो जिस तरह मैंने बता दिया कि एटॉपिक वो लोग होते हैं जो कि सर्टन सब्सटेंसेस को एलर्जिक होते हैं, लाइक बाज़ लोग जो है वो जो एनिमल के डेंडर्स होते हैं उससे एलर्जिक होते हैं, बाज़ लोग जो है वो परिंदों की जो फीदर्स होते हैं उससे एलर्जिक होते हैं बाय बर्थ, ठीक है। तो ये इस लोगों को हम कहते हैं एटॉपिक। तो जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री भी एटॉपिक हो तो उसमें फिर एक्सट्रिंसिक एस्थमा की
जो है वो ज़्यादा होते हैं। और इसमें अगर हम स्किन टेस्ट करवाएं उस अफेंडिंग एंटीजन के थ्रू, उसको इंजेक्ट करें थ्रू द स्किन, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव रिज़ल्ट का मतलब क्या है कि उसकी जिस स्किन की जिस पॉइंट पर हमने वो ट्रिगरिंग एजेंट जो है, जो एंटीजन है, वो हमने इंजेक्ट की है, तो वो एरिया क्या होगा, व्हील एंड फ्लेयर होगा, सुर्ख कलर का होगा और राउंडेड होगा इस तरह। ठीक है, तो दिस इज़ द पॉजिटिव स्किन टेस्ट। इसके अलावा अगर हम इसका सीरम रेडियो एलर्गो जो सीरम रेडियो एलर्गो सर्बेंट टेस्ट है, रास जिसको हम कहते हैं, तो अगर हम वो ही टेस्ट करवा लें उसका, तो उसमें IgE जो है वो हमें नज़र आएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन है, तो इसमें IgE ऑब्वियसली रेज होगा। इसके अलावा सीरम IgE लेवल जो है वो भी रेज होगा। अब इंट्रेंसिक की तरफ आते हैं, तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसका जो काज है वो इंट्रेंसिक फ्रॉम द बॉडी होगा, विद इन द बॉडी होगा, और इसमें कोई एटोपी वगैरह जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। मोस्टली ये होता है हमारे साथ एडल्ट लाइफ में। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल एंटीजन नहीं होता। ठीक है, और सीरम IgE लेवल जो है वो भी नॉर्मल होता है, और स्किन टेस्ट भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एंटीजन इन्वॉल्व ही नहीं है, वो इंटरनल इन्वॉल्व होगा। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ इंड्यूस्ड बाय स्टिमुलाई दैट हैव लिटल और नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि एक्सट्रिंसिक में आप लोग देख ले, जो लोग एलर्जिक होता है तो नॉर्मल चीज़ें उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये उन लोगों में होगा जिसमें ऑलरेडी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन जो है वो मौजूद हो, लाइक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काज बाय द वायरस सच एज राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फेक्शन उसमें ऑलरेडी अगर मौजूद हो तो उसमें चांसेस ऑफ द एक्सट्रिंसिक अस्थमा ज़्यादा है। इसके अलावा इनहेल एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, अगर वो उसको इनहेल कर लें तो उसमें ये हर आदमी में हो सकता है। इसमें कोई एटोपी या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, हर बंदे में ये हो सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी ये इंड्यूस हो सकता है, और हेवी एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। जो क्लासिकल हमारे पास अस्थमा होते हैं लोगों में, आप लोग बूढ़े लोगों में अक्सर देख सकते हैं, तो दिस इज़ द इंट्रिंसिक और नॉन एटोपिक एस्थमा। अब ड्रग इंड्यूस एस्थमा जो है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, कुछ ड्रग्स के वजह से जो एस्थमा इंड्यूस होता है, लाइक एनसेड, और क्लासिकली हमारे पास जो एस्पिरिन है वो इसके लिए इन्वॉल्व है, कि एस्पिरिन जो है दैट काज एस्थमा। तो पेशेंट विद एस्पिरिन सेंसिटिविटी प्रेजेंट विद रिकरेंट राइनाइटिस, नेजल पोलिप्स, अर्टिकेरिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म। जो लोग एस्पिरिन यूज़ करते हैं और साथ ही वो एस्थमेटिक भी होते हैं, तो उनमें ये जो मैनिफेस्टेशन है वो आएंगे। रिकरेंट का मतलब ये है कि एपिसोडिक होगा, विद द टाइम जो है वो रिपीट होगा। अब मेकेनिज़म क्या है एनसेड की इंड्यूस या ड्रग इंड्यूस इस्तेमाल का, ये अभी तक अननोन है, लेकिन एक एजम्पशन मौजूद है जिसके थ्रू हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वो क्या है, जिस तरह आप लोगों को पता भी है कि जो हमारे साथ एनसेड होते हैं इसको हम कॉक्स या साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो जब वो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास जो आर्किडाइनिक एसिड की मेटाबोलाइट है वो डाइवर्ट हो जाते हैं इनटू द लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे, क्योंकि यूजुअली वो आर्किडाइनिक एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम उसको ब्लॉक करते हैं तो वो लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन है E2, यूजुअली तो प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाते हैं तो जो पैन एडिमा वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, और साथ ही जो ल्यूकोट्राइन है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, और यही ल्यूकोट्राइन जो है फिर हमारे एयरवे को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये एक एजम्पशन मौजूद है
जिसकी थ्रू हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रॉपर एजम्पशन, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द एक्चुअल मैकेनिज़्म इज़ अननोन। और चौथा जो है वो हमारे पास ऑक्यूपेशनल एस्थमा है, जो कि रिलेटेड विद द प्रोफेशन है, ठीक है। तो वो लोग जो कि कंटिन्यूसली एक्सपोज होते हैं इन द कंपनीज एंड द डिफरेंट माइंस एक्सेट्रा, जो उसका प्रोफेशन है, तो उसमें ये हो सकता है। अब इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व है वो हमारे पास फ्यूम्स है, मुख्तलिफ जो चीज़ें जलते हैं और इससे जो फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो लोग जब इसको, जिस तरह रबर की फैक्ट्रीज़ में होते हैं, रबर की फैक्ट्रीज़ या प्लास्टिक फैक्ट्रीज़ में वो जब चीज़ों को बना देते हैं तो उससे एक फ्यूम निकलते हैं, और जो लोग उनमें काम करते हैं तो वो कंटिन्यूसली उसको एक्सपोज होते हैं, तो इसमें फिर अस्थमा डेवलप होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास वुड, कॉटन या प्लेटिनियम की कंपनीज़ में जो काम करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक डस्ट जो है वो निकलते हैं, और इस तरह मुख्तलिफ गैसेस लाइक टॉल्विन वगैरह जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा को। अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किस तरह है, तो हमने कुछ थोड़े बहुत जो है उसमें डिस्कस किया कि दो चीज़ें, एक ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन होगा, दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें जो है वो प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है। एक हमारे पास है जेनेटिक एटोपी, यानी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ द एटोपी, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो गया। दूसरा इसमें होगा इन्फ्लेमेशन, एयरवे का इन्फ्लेमेशन, चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी हाइपर रिएक्टिव होगा, अगर थोड़ी सी भी उसको सेंसिटाइज कर दिया जाए तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड म्यूकस के प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा वो करते हैं। तो ये तीन चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक इन्फ्लेमेशन, दूसरा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, और तीसरा एटोपी यानी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अब इसका पैटर्न क्या होगा, इन्फ्लेमेशन का जो पैटर्न है, तो मोस्ट कॉमनली जिस तरह मैंने बता दिया कि एज़ोनोफिल जो है इसमें प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अलावा न्यूट्रोफिल जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं, यानी एज़ोनोफिल प्लस न्यूट्रोफिलिक दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा पॉसी ग्रेनुलोसाइटिक भी हो सकते हैं। पॉसी ग्रेनुलोसाइटिक में क्या होगा कि डिफरेंट हमारे पास जो इम्यूनोपैथोलॉजीज़ होंगी वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। पॉसी में ये होगा ग्रेनुलोसाइटिक में कि इसमें ना न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व होगा ना एज़ोनोफिल इन्वॉल्व होगा, लेकिन कोई डिज़ीज़ जो है वो इन्वॉल्व होगा, लाइक इम्यूनोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी ऑफ द इम्यून सिस्टम, और या तो वो ट्रीटमेंट को रिस्पांस करता होगा, जिस तरह हमने ड्रग इंड्यूस एस्थमा पढ़ा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉसी ग्रेनुलोसाइटिक पैटर्न ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जिसमें ना न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व हो ना एज़ोनोफिल इन्वॉल्व हो। अब जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ऑफ द एयरवे, तो उसकी सरफेस के ऊपर मास्ट सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसी मास्ट सेल में हमारे पास क्या होते हैं, IgE होते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन है एंटीबॉडीज़, वो इसी मास्ट सेल के ऊपर एक कोड बनाया होता है और उसमें प्रेजेंट होता है। तो जब वही IgE जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं इनटू द एलर्जेंट, ठीक है, जो एलर्जन हमने डिस्कस किए, मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल, फ्यूम्स या पॉलन वगैरह, जब उसी एलर्जन को ये IgE जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं तो वो ग्रेन्यूल कंटेंट को रिलीज़ करते हैं। ग्रेन्यूल कंटेंट क्या हो सकते हैं, साइटोकाइंस भी हो सकते हैं और दूसरी मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, लाइक हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, लिकोट्राइन C4, D4 एंड E4, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स, साइटोकाइंस एंड मीडिएटर्स हैं जो कि इसी रिएक्शन की नतीजे में निकलते हैं। रिएक्शन किस तरह होगा, सपोज़ ये हमारे पास जो है ये एयरवे है, ठीक है, और ये इनर साइड पर उसका म्यूकोज़ा है।
ठीक है। तो उस म्यूकोज़ा के ऊपर जो मास्ट सेल होंगे, इसी मास्ट सेल की सरफेस के ऊपर हमारे साथ क्या होगा, IgE एंटीबॉडी होगा। तो जब एलर्जिन आकर इसके साथ मिल जाते हैं, इस IgE के साथ, ठीक है। एलर्जिन क्या है, एंटीजन है, और IgE क्या है, एंटीबॉडी है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो इसके रिस्पांस में कुछ चीज़ें जो है वो रिलीज़ होगा मास्ट सेल से, और वो सब्सटेंसेस क्या होगी, जो ऊपर हमने ये डिस्कस की, ये वाले सब्सटेंसेस जो है उससे रिलीज़ होगा। अब ये जो मीडिएटर्स है ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिएक्शंस करते हैं, जिनको हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जो इनिशियल रिस्पांस होगा उसको हम करेंगे कहते हैं अर्ली रिएक्शन, और जो लेट रिस्पांस होगा उसको हम कहेंगे लेट फेज़ या लेट रिएक्शन। जो अर्ली है ये 15 मिनट ऑफ द रिएक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं, विद इन 24 आवर तक होता है, 60 मिनट तक ये होता है, ठीक है। और जो लेट है ये इसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं 2 आवर्स तक, जो है 2 दिन तक वो रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ इसमें इन्वॉल्व है वो ये है कि जो एंटीजन या एलर्जेंस जो है ये जब एंटर हो जाती है इनटू द एयरवे, तो वहाँ पर जो हमारे पास नर्व फाइबर होते हैं ऑफ द एड्रिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम, तो उसको भी स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन होगा और इंक्रीज ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन होगा, ठीक है। एक सिक्रीशन भी इससे ज़्यादा होगा एंड कंस्ट्रक्शन भी इसके साथ होगा। अब जब कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं तो इससे ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और जो एड्रिनर्जिक सिस्टम जो है वो जब स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फ़ा एड्रिनर्जिक सिस्टम है ये क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर बीटा ये होता तो बीटा ब्रोंको डायलेशन करवाते, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा सिस्टम है तो अल्फ़ा सिस्टम विल काज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकिया, और जो कोलिनर्जिक है दैट विल काज द ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन। अब फर्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं, तो जिस तरह मैंने बता दिया कि ये 15 मिनट से स्टार्ट होकर 60 मिनट तक ये होता है, और इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। तो इसके रिस्पांस में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी। एक ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हुआ है ड्यू टू द अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिज्म, उसकी वजह से हुआ है, जबकि दूसरा जो है यहाँ पर टाइप 1 रिएक्शन की वजह से हुआ। म्यूकस प्रोडक्शन वहाँ पर भी हुआ था ड्यू टू द कोलिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेशन, लेकिन यहाँ पर भी टाइप 1 रिएक्शन से होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद द वेजोडाइलेशन, ब्रोंकियल वेजोडाइलेशन एंड ब्रोंकियल एडीमा। और जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये मीडिएटर्स और प्लस रेफ्लेक्स न्यूरल पाथवे, जो कि हमारे पास कौन सा पाथवे है, अल्फ़ा एड्रिनर्जिक पाथवे, इसकी वजह से होता है। लेट फेज़ में क्या होगा, जो कि 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा, तो इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो ऑलरेडी बन चुके हैं इन द फर्स्ट फेज़, ठीक है, तो वो हमारी एपिथेलियल सेल को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से कीमोकाइंस, मुख्तलिफ़ किस्म की कीमोकाइन जो यहाँ पर दी गई है, यूटॉक्सिन, पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट एंड एक्टिवेटर ऑफ इओसिनोफिल, ये कीमोकाइंस यहाँ पर स्टिमुलेट होगा। तो इस कीमोकाइंस की वजह से रिक्रूटमेंट ऑफ द टी हेल्पर 2 सेल जो है वो होगा। टी हेल्पर 2 सेल जो है वो इस साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन पर आकर एकोमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही इओसिनोफिल और दूसरी ल्यूकोसाइट जो है वो भी एकोमुलेट हो जाएंगे, और जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है वो फर्दर जो है एडवांस होता जाएगा, ठीक है, यानी और भी ये क्रोनिक कंडीशन में चला जाएंगे। तो ये था हमारे पास उसकी पैथोलॉजी। मैं रिपीट करता हूँ एक बार फिर, जस्ट समराइज़ करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाते हैं कि जब एलर्जिन एंटर होते हैं एंटर द ब्रोंकियल ल्यूमेन, तो वहाँ पर मास्ट सेल जिसके साथ एंटीबॉडीज़ भी होती है IgE, उसके साथ ये अटैच हो जाती है और दोनों में रिएक्शन हो जाते हैं।
रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। और वही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो हमारे साथ क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो 2 टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिए, टाइप 1 और टाइप 2 रिएक्शन को वो कर, टाइप 1 रिएक्शन अर्ली होगा और इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, जबकि टाइप 2 में जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। अब सिम्टम जो है उसकी क्या है, तो सबसे पहले कफिंग होगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। रिकरेंट एंड एपिसोडिक वीजिंग होगी। जब आप स्टेथोस्कोप को रखेंगे एंड द एपेक्स ऑफ द लंग्स, तो वहाँ पर आपको वीजिंग होगी ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, ठीक है। चेस्ट टाइट भी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी। और ये जो साइन सिम्टम हमने बताए दैट विल बी एक्सरबरेटेड एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। जब रात को लोग सो जाते हैं, लेटे जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये और ज़्यादा होगा, और अर्ली एट द मॉर्निंग जो है ये ज़्यादा होगा। डायग्नोसिस, इसकी सिंपल डायग्नोसिस है, एक मेडिकल हिस्ट्री उसकी है, तो आपको अपना हिस्ट्री बता दे, फैमिली हिस्ट्री बता दें, ठीक है। दूसरा फिज़िकल एग्जामिनेशन भी आप देख सकते हैं, उसका म्यूकस जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ट्रेकिया जो है वो नैरो होगा। और तीसरा जो है टेस्ट रिज़ल्ट होगी, स्किन टेस्ट हम करवाएंगे और दूसरा रास्ट कराएंगे, जिसमें हमारे पास जो है एक में स्किन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया और रास्ट में हमारे जो सीरम IgE है अगर वो रेस था, तो दैट टेस्ट जो है हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड द पेशेंट वेल डायग्नोज्ड एज एस्थमेटिक। ट्रीटमेंट इसकी बहुत सी सिंपल है। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है कि हम जो एलर्जन ये चीज़ें काज करते हैं, जो बंदा एटॉपिक होगा तो स्पेसिफिक थिंग, तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, वो चीज़ हम उससे दूर रखना है, तो उसको ये अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाए इस तरह, तो आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, तो बीटा एगोनिस्ट, अगर फेज़ 1 में है, वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फेज़ में है, तो आप उसको बीटा एगोनिस्ट लाइक साल्ब्यूटामोल आप उसको इनहेल करवाएंगे। इसके अलावा अगर फेज़ 2 में है, एडिमा भी हो चुका है, एक तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन भी है और एडिमा भी है, तो फिर हम उसको स्टीराइड जो है इनहेलेशन में भी देंगे और IV भी देंगे, लाइक क्या क्या बेथमेथासोन जो है या हाइड्रोकॉर्टिसोन आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एप्राट्रोपियम वो भी इनहेलेशन में जो है करें। और ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी में आप उसको ब्रोंकाई के थ्रू जो है हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो डायलेट होगा। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट रेजिमेन, इसके थ्रू जो है आप लोग उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अस्थमा, ठीक है। आप लोग उसको देख लें, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।